हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, आज से हम लोग फिर प्रैक्टिस बैच वाले में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। और सबसे पहले प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने से पहले बच्चे, आप सभी को दीपावली की गुरुकुल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को ये बात सूचित कर दीजिएगा, जहाँ तक संभवतः पूर्णतः 99% आशा है कि आज कल या 2 से 3 दिन के अंदर आपका यूपीपी का रिजल्ट आने वाला है। जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट आउट होने वाला है। वो बच्चे सभी के सभी लोग अपने रिजल्ट को अपडेट कर लीजिए, सरकारी रिजल्ट पर चेक कर लीजिएगा, आने वाला हो। अब भगवान करे वो सभी बच्चे जिन्होंने निरंतर मेहनत किया है, अब ईमानदारी से काम किया है, उन सभी बच्चों का सपना साकार हो, उनका सिलेक्शन हो हमारे गुरुकुल परिवार से। और इस दीपावली के आशीर्वाद के तौर पे उन्हें आशीर्वाद लगे। अब भगवान करे उनकी तरक्की हो, उनका सिलेक्शन ज़रूर हो, जिन्होंने निष्ठा से ईमानदारी से मेहनत किया है। बच्चे, आइए उसी निष्ठा उसी ईमानदारी से हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आइएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं, जीएस वाले सेक्शन को। जो बेटा ये आपके ध्यान देना है, आरआरबी एग्जाम का कोई भी होगा, एनटीपीसी, आपका आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आरओ हो गया, ये जितने भी होते हैं सभी समग्र रूप से इस क्वेश्चन को तैयार किया गया बेटा। इसके क्वेश्चन को जो मैं हल कराऊँ, क्वेश्चन हल कराना एक बहाना है, उसके साथ साथ जो मैं और अदर क्वेश्चन बताऊंगा वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो आइएगा, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन के साथ आपके साथ मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। अब आइएगा, पहले क्वेश्चन के साथ आगाज करता हूं। अब देखिएगा, आप लोग इसको लगाइएगा। अगर जहां क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वहां पे हम लोग को रिवीजन करने का जरूरत है। ठीक है प्यारे, आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा। क्या है? कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। अब बताइए भैया, कह रहा है प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिएगा, प्रकाश वर्ष अगर मैं आपसे बताऊं तो प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी मापने की क्या है बच्चे? इकाई है। तो देखिएगा, वह वर्ष जिस पर सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है बेटा, बिल्कुल नहीं, इसे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का होता है, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी बेटा क्या है? द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी बेटा नहीं, बिल्कुल क्या है बेटा? गलत है। तो बात समझ रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पर आपसे बेटा अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा? एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बेटा? 9.46 मल्टीपल 10 के पावर 15 मीटर। तो ध्यान देना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बेटा? इतना होता है, आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पूछ सकता है, एक पारसेक। अगर बेटा एक पारसेक बराबर कितना होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है बेटा? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकाश वर्ष में अगर ध्यान दें, प्रकाश वर्ष की वैल्यू रख देंगे बेटा मल्टीपल 9.4 10 के पावर 15 मीटर। इसका कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो ये आएगा 3.08 मल्टीपल 10 के पावर 16 मीटर आ जाएगा। तो बेटा आपसे ये दोनों वैल्यू पूछा जा सकता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है या एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। जैसे इसके अलावा बेटा ऐसा और पूछ सकता है, एक मील बराबर कितना होता है? एक मील बराबर कितना होता है? इसके अलावा बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक नाटिकल मील। क्या पूछ सकता है बच्चे? एक नाटिकल मील। तो अगर एक नाटिकल मील की बात करेंगे हम लोग तो ध्यान देना, एक नाटिकल मील भी पूछ सकता है। एक नाटिकल मील, तो एक नाटिकल मील पूछता है बेटा। तो अगर एक मील बराबर पूछेगा बेटा तो कितना है? 1609 मीटर होता है। अब एक नाटिकल मील बराबर पूछेगा तो 1852 मीटर। तो ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये सारे क्वेश्चनों को जवाब अपने पास रख सकते हैं। आइएगा, पहला क्वेश्चन हमने देखा, इससे और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी हमने समझा। आइए बच्चे, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा? कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को सही युग्मों का सुमेलित जो नहीं है। क्या कर रहा है बेटा? जो सुमेलित नहीं है। तो लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं बेटा? डायोप्टर में। बात बिल्कुल क्या है बेटा? सही है। दाब या दबाव या दाब किससे नापते हैं? तो पास्कल बनाते हैं, ये भी बात सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे नापते हैं बेटा? क्यूरी से। ना 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 ना, यही गलत है बच्चे। क्यूरी नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? ध्यान देना होगा, बेकेरुल।
तो ध्यान देना बेटा, उसको नापने की जो इकाई होती है क्या होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को बैकग्राउंड से नापते हैं, और ऊष्मा किससे नापते हैं, जूल से नापते हैं। एकदम बात क्या है बच्चे, सही है। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसके अलावा। पर बेटा इसके अलावा कुछ आपसे और पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ ले, जैसे आपसे मैं पूछूं विद्युत धारा बताइए, क्या बताइए, विद्युत धारा को बताइए, तापमान को बताइए, तापमान को बताइए, तापमान को किससे नापते हैं। इसके अलावा बेटा आपको ऊष्मा तो आपको दे ही दिया गया है। कार्य बताइए, कार्य बताइए, दाब का बताइए, प्रतिरोध बताइए, प्रतिरोधकता बताइए, प्रतिरोधकता बताइए, आवृत्ति का बताइए, आवृत्ति बताइए, ध्वनि का बताइए, ध्वनि बताइए। इसके अलावा बेटा आपसे पूछ सकता है ओजोन परत की मोटाई के लिए बता दीजिए, ओजोन। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा बन सकते हैं। तो ध्यान, विद्युत धारा किस में नापते हैं बेटा, एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। तापमान को किस में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं। किस में नापते हैं, सेल्सियस में। कार्य को किस में नापते हैं बेटा, तो कार्य को भी किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। दाब को किस में नापते हैं, दाब को बेटा बता ही चुका हूँ, किसका नापते हैं, पास्कल में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। इसके अलावा प्रतिरोध को बताया बेटा, तो किस में नापते हैं, ओम में। किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं बेटा। प्रतिरोधकता किस में नापते हैं, तो रो को किस में कहते हैं, रो को। आवृत्ति हर्ट्ज, आवृत्ति किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। ध्वनि को किस में नापते हैं बेटा, डेसिबल में, डेसिबल। तो ध्यान देना है ध्वनि को डेसिबल में। ओजोन परत की मोटाई किसे नापते हैं, तो ध्यान देना है डाप्सन से। किससे नापते हैं, डाप्सन से। इसके अलावा बेटा ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, तो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं बेटा, तभी जस्ट आपको बताया डेसिबल। डेसिबल का बेटा बात सही है, क्या है, डेसिबल की ध्वनि की प्रबलता किससे नापते हैं, डेसिबल से। अश्व शक्ति बेटा, ये ध्यान देना, शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील से बेटा क्या करते हैं, नौ संचालन की दूरी इकाई नापते हैं, बिल्कुल दोस्तों। सेल्सियस से बेटा देखा उष्मा, अभी आपको मैंने बताया। सेल्सियस से क्या नापते हैं, तापमान। क्या नापते हैं, तापमान। तो तापमान इसका बेटा क्या होगा, सटीक आपसे पूछा कौन सा गलत होगा ना। अच्छा क्वेश्चन पूछ ले बेटा, एक अश्व शक्ति अगर पूछे बेटा, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है बच्चे, एक 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 746 वाट हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर पूछ ले आपसे बेटा फायदम, यहीं पे दो क्वेश्चन और लिख लीजिए फायदम। तो फायदम से अगर पूछा जाए तो ध्यान देना है समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। तो अगर समुद्र की गहराई नापना बेटा इसी नापते हैं। अगर बेटा पूछे आपसे कैरेट, कैरेट, तो कैरेट से बेटा दो चीज़ें हो जाएंगी, कैरेट से दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ध्यान देना बेटा, सोने का क्या नापते हैं, सोने का वजन। क्या नापते हैं, सोने का वजन नापते हैं। जबकि इसमें अगर आप देखते हैं तो इससे क्या होता है, हीरे की, सोने का वजन होता है बेटा, सोने के, नहीं बेटा ध्यान देना है, उल्टा हो गया है। ध्यान देना बेटा, क्या करते हैं, हीरे का वजन, हीरे का वजन हो जाएगा बेटा, और सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता। तो ध्यान देना है सोने की शुद्धता। और कैरेट से अगर ध्यान देना है तो कहते हैं 24 कैरेट। क्या बेटा, 24 कैरेट। 24 कैरेट क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। पर जो शुद्ध सोना होता है बेटा उसमें ध्यान देना है, इस 24 कैरेट में 22 कैरेट बेटा आपका क्या होगा, ये गोल्ड होगा। क्या होगा बेटा, गोल्ड होगा। अब प्लस ये ध्यान देना है 22 कैरेट क्या होगा, गोल्ड होगा। इसमें 22 कैरेट, 22 कैरेट क्या होगा बेटा, कैरेट सोना होगा। और 2 कैरेट बेटा क्या होगा, कापर होगा। तो ध्यान देना है, अगर सरकारी सोना होगा बेटा, गवर्नमेंट का सोना होगा तो उस पर एक सिंबल लगा होगा, सोने पर क्या लगा होगा बेटा, हॉलमार्क। क्या लगा होगा, हॉलमार्क। तो अगर पूछा जाए हॉलमार्क किस पे लगा होता है, तो जितने भी सोने होते हैं उस पर क्या लगा होता है, हॉलमार्क लगा होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर इतना होगा, एक फायदम बराबर इतना होगा। कैरेट से क्या नापते हैं, हीरे का वजन तथा सोने की शुद्धता। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा हीरा बेटा, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा हीरा, अगर हीरा पूछा जाए तो कौन सा हीरा, भारत का अगर पूछा जाए बेटा, भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन है, भारत का हीरा तो सबसे बड़ा बेटा कौन सा है, कोहिनूर। कौन है बेटा, कोहिनूर है। कितना है,
21 दशमलव कितना है बेटा 6 ग्राम है। कितना है 21.6 ग्राम है। अगर पूछा जाए 1 कैरेट बराबर कितना होता है, तो 1 कैरेट बराबर, ध्यान देना बेटा, 1 कैरेट बराबर कितना होता है, तो 1 कैरेट बराबर बेटा ध्यान देना है 5 ग्राम। कितना होता है 5 ग्राम होता है। तो भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन है, कोहिनूर है। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा हीरा बेटा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा, तो सब विश्व का सबसे बड़ा हीरा अगर बात किया जाए बेटा कौन है, कुनीलन। ध्यान देना कुलीनन। कुलीनन जो कहाँ से बेटा, ध्यान देना है कहाँ से प्राप्त किया गया था, अफ्रीका से। ध्यान देना बेटा कहाँ से, अफ्रीका से प्राप्त किया गया था। ये सारे पॉइंट यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या बच्चे, कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत बताइए। कह रहा है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत बताइए। तो ध्यान देना बेटा, जर्मन सिल्वर जो होता है ना, ध्यान देना है इसमें क्या कापर निकिल होगा और एफ होगा, पर इसमें बेटा ध्यान देना सिल्वर बिल्कुल नहीं होता, गोल्ड नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके साथ से आपको मैं बहुत सारे एक साथ ही बता दे रहा हूँ कि कौन से किस मिश्र धातु से क्या बनता है और उसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चे ना। ताइए इसके लिए मैंने एक पीपीटी यूज किया हुआ है, आप लोग उसको फटाफट इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा बच्चे, अगर आपसे मैं कहूँ जैसे पीतल को बेटा याद करने का क्या तरीका है बेटा, आप लोग याद कर सकते हैं, हिंदी लिख दीजिएगा पिताजी। देखो इसलिए इसे लिखा हो कि इस तरीके से आप पीतल लिखा जाता है ना, पीतल का शुद्धता ऐसे लिखा जाता है पीतल। तो पीतल इसलिए नहीं, तो पिताजी तो बेटा आपका ऐसे लिखा जाएगा पिताजी, तो आपके शुद्धता के लिए लिखा गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान देना है। तो पिताजी से आप याद कर सकते हैं, पिताजी से क्या बेटा, तांबा प्लस जिंक। तांबा प्लस जिंक से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है, जिससे बर्तन तथा सजावट के समान कार्य होते हैं। उसी तरीके से बेटा अगर स्टील की बात करेंगे हम लोग, तो स्टील ध्यान देना लोहा प्लस कार्बन से, स्टील बेटा लोहा प्लस कार्बन से। स्टेनलेस स्टील अगर पूछा जाए बेटा तो लोहा निकेल क्रोमियम तथा कार्बन हो गया। टाका पूछा जाए बेटा, टाका से शीशा प्लस टीन। तारों वारों को जोड़ने का प्रयोग किया जाता है बेटा कासा। कासा से ध्यान देना बेटा मूर्ति बनता है तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन। बेटा ध्यान देना ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। इसका ड्यूरालिमिन पूछा जाए तो बेटा एल्युमिनियम कापर में मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है। और एक जर्मन सिल्वर बेटा खूब पूछा जाता है। तो जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो तांबा निकिल जिंक, कापर निकिल जिंक, कापर निकिल जिंक, कापर निकिल जिंक हो जाएगा। गैन मेटल बेटा भी पूछा जाता है, गैन मेटल भी पूछा जाता है। तो ध्यान देना है इसमें क्या होता है बेटा, टीन होता है, जिंक होता है प्लस कापर। टीन जिंक और क्या होता है, कापर होता है, मेल मेटल होता है। इस तरीके से बेटा और देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम बेटा निकिल प्लस क्रोमियम को मिलकर बना होता है। और नाइक्रोम के बारे में बेटा क्वेश्चन याद कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रतिरोध किसमें पाया जाता है बेटा, तो सर्वाधिक प्रतिरोध नाइक्रोम पाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा, इसका प्रयोग ध्यान देना है जैसे प्रेस हो गया बेटा, प्रेस हो गया और हीटर हो गया। तो प्रेस और हीटर में किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बेटा, तापीय अवयव में करते हैं, उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब इस टंगस्टन का ध्यान देना, टंगस्टन का भी पूछा जाए बेटा तो टंगस्टन भी किसके बना होता है, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहीं पर। टंगस्टन, अगर टंगस्टन बोला पूछा जाए तो बेटा पीबी प्लस एसएन से मिलकर बना होता है, पीबी प्लस एसएन से मिलकर बना होता है। अब इसका प्रयोग ध्यान देना, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, तो ध्यान देना बल्ब के फिलामेंट में, किसमें करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। इसका तापमान कितना होता है बेटा, इसका तापमान लगभग ध्यान देना है 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसकी ध्यान देना क्षमता होती है झेलने की। समझ रहे बेटा, तो ध्यान देना, तो इसका प्रयोग हम लोग बल्ब के रूप में करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बेटा, करें निम्नलिखित में किसमें से कार्बन नहीं मिलता, किसमें बेटा कार्बन नहीं मिलता है। अगर मैं आपसे कहूँ तो कार्बन बेटा ध्यान देना तीन एक धातु है, चांदी है, लोहा है। अगर कार्बन देखा जाए बेटा, अगर बात किया जाए तो कार्बन हर जगह उपस्थित है, कार्बन हर जगह उपस्थित है। इसीलिए बेटा हम लोग की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पूरी केमिस्ट्री की बुक ही पढ़ते हैं। पर आपसे मुख्यतः पूछा जाए कि इसमें प्रबल मिलते हैं, तो बेटा ध्यान देना है लिग्नाइट। किसमें मिलते हैं बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा। जैसे लिग्नाइट क्या है बेटा, तो कोयले का प्रकार है। क्या बच्चा, कोयला। अगर आपसे मैं कोयला कहूँ तो ध्यान देना है यह क्या है बेटा, यह एक जीवाश्म ईंधन है। क्या बेटा, तो ध्यान देना है एक ये जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त किया जाता है। कोयला कितने प्रकार का होता है बेटा, तो ध्यान देना है प्रकार अगर पूछा जाए इसका प्रकार कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले होता है
एंथ्रोसाइट, क्या होता है बेटा? एंथ्रोसाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस। और तीसरा होता है लिग्नाइट। और चौथा जो होता है आप बोल सकते हैं पीट। क्या बोल सकते हैं? पीट। एंथ्रोसाइड में कितना होता है बेटा? 80 से 90% कार्बन के रेशियो होते हैं। कितना होते हैं? 80 से 90% क्या होते हैं इसमें? कार्बन होते हैं। इसमें कितना होते हैं? आप कह सकते हैं बेटा 55 से 60% क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। लिग्नेट में कितना होते हैं? 40 से 45% ध्यान दीजिए कार्बन होते हैं। जबकि पीट में 25 से 30% क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। बेटा जिसमें कार्बन अच्छा होगा वही कोयला सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रोसाइड। अब ये एंथ्रोसाइड मात्र भारत में पूछे कहाँ पाया जाता है बेटा? तो यह भारत में ध्यान देना सिर्फ किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, जो वर्तमान में क्या है बेटा? यूटी है। क्या है? एक यूटी है। तो भारत के ध्यान देना है यूटी में भारत में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और सबसे खराब कोयला कौन होता है बेटा? पीट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रदूषण होते हैं, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आपके कोयले के प्रकार ध्यान देना सबसे अच्छा यही होता है। तो अगर देखा जाए लिग्नाइट में भी बेटा क्या है? कार्बन अधिक मिलता है। ठीक है भैया, आइए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? कर रहा है नाभिक में अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है बेटा? मतलब एक तो ध्यान देना बेटा केंद्र में डीएनए तो पाया ही जाता है, पर इसके अलावा और डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा? तो ध्यान देना है तारक काय बेटा? नहीं, बिल्कुल गलत है बेटा। गाल्जी काय उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा सही आंसर क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बेटा? ध्यान देना है केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है बेटा, पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा डीएनए ही पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यहीं बेटा क्या होगा? C6H12O6 का विघटन हो जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और ये क्या करता है बेटा? कुल 38 एटीपी का ऊर्जा बनाता है। तो इसीलिए बेटा इसे ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं बेटा। इसके अलावा ध्यान देना है, इसकी अगर पूछा जाए बेटा खोज किसने किया है, अब पूछा जाए बेटा नामकरण किसने किया है, नामकरण किसने किया है, खोज किसने किया है बेटा, महत्व किसने बताया है। तो ध्यान देना बेटा आपसे अगर पूछा जाए खोज किसने किया है, तो खोज ध्यान देना है किसने किया है बेटा? कालिंजर ने। किसने किया है? कालिंजर ने किया है। अगर नामकरण किसने किया बेटा तो ध्यान देना है किसने किया है? बेंडा ने किया है। और महत्व किसने बताया बेटा? तो ध्यान देना है अल्टमान ने बताया है। किसने बताया है? अल्टमान ने बताया है। और यह ध्यान देना बेटा यह दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, मतलब इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है बेटा। ये सारे पॉइंट बेटा आप लोग किससे याद कर सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर पूछे सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है बेटा? सर्वाधिक मानव शरीर में। अगर सर्वाधिक मानव शरीर में इसकी संख्या पूछा जाएगा तो सर्वाधिक मानव शरीर में संख्या कहाँ होगी बेटा? तो आप याद कर सकते हैं हृदय पेशी में। किसमें पाया जाता है बेटा? हृदय पेशी में, क्योंकि हृदय मेरा कभी भी बेटा आराम नहीं करता है, कंटिन्यू काम करता है। इसे सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत कहाँ होगी? तो हृदय पेशी में। इसके अलावा ध्यान दें गाल्जी क्या को क्या कहते हैं बेटा? कोशिका का यातायात पुलिस, यातायात पुलिस, यात इसी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं बेटा। तो ट्रैफिक पुलिस किससे कहते हैं? गाल्जी काय को कहते हैं, क्योंकि ये बेटा ये क्या करता है? कोशिकांग के अंदर सभी को एक तरीके से कहता है कि आपको कहाँ जाना कहने, तो एक तरीके से सबको डिसाइड करता है कौन सी जरूरत चीज़ कहाँ है, कहाँ नहीं जाना है। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का बेटा आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर ध्यान देना गाल्जी काय को उपकरण खोज किसने किया बेटा? तो ध्यान देना इसका आंसर आप बता सकते हैं कैमिलो गॉल्जी ने। कैमिलो गॉल्जी ने किया है। और लाइसोसोम की खोज किसने किया बेटा? तो डी डूबे ने। ध्यान देना है अगर इसकी खोज क्या पूछा जाए तो डी डूबे। तो ध्यान देना इसकी खोज किसने किया? डी डूबे ने किया। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसके अलावा बेटा ध्यान देना कोशिका का, अगर कोशिका का कंकाल पूछा जाए बेटा, कोशिका का कंकाल, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कोशिका कंकाल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं किसको? ध्यान देना है
प्रदत्त जालिका। तो अंधा प्रदत्त जालिका को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कंकाल कहते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री अगर पूछता है बेटा तो प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ध्यान देना है, राइबोसोम को। किसको कहते हैं बेटा? राइबोसोम को। इसकी खोज किसने किया था? खोज तो 1955 में पायलट ने। किसने किया है? पायलट ने किया है। ये सारे पॉइंट बेटा आपके कोशिका से रिलेटेड हो सकते हैं, जो बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन चीज़ों को तो हमको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन बेटा अपने आप पॉइंट वाइज अपने कॉपी में रख लेंगे, देखेंगे यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। आइएगा अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है बेटा? तो ध्यान देना है, अगर आपसे कहूँ तो अधिकांश से पूछा है बेटा, प्रारंभ नहीं पूछा है। अगर पाचन की बात पूछेगा तो कहाँ से होता है, तो अधिकांश भाग कहाँ से होता है बेटा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का लेने का सिर्फ एक बहाना है, इससे हमको और सारे क्वेश्चन क्या करना है? बनाना है। और इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम एक साथ क्या करेंगे? समग्र रूप से पढ़ लेंगे, है कि नहीं है? तो आइएगा इस क्वेश्चन से देखिए बेटा और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा पाचन की बात, किसकी बात करता हूँ बेटा आपसे? पाचन की। तो देखिएगा पूछेगा पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है बेटा? वो पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ कहाँ से होता है बेटा? मुख से। कहाँ से होता है? मुख से प्रारंभ होता है। अब मुख में किस चीज़ का पाचन होता है बेटा? तो मुख में ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्षारीय अवस्था होना अनिवार्य बेटा, होना अनिवार्य है। तो अगर आपको पाचन करना है तो पाचन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराना तो सदैव सदैव कहाँ होगा? क्षारीय अवस्था में होगा। इसीलिए बेटा मुख में जो हमारा क्या पाया जाता है? लार। तो लार का पीएच मान जो होता है बेटा, इसका पीएच मान खाने से पहले 6.5 होता है और खाने के बाद क्या होता है बेटा? 7.2 हो जाता है। इसीलिए खाने से पहले पीएच मान कितना होता है? 6.5 और खाने के बाद 7.2 हो जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ होता है। और पूछे सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है बेटा? सर्वाधिक पाचन। तो सर्वाधिक पाचन कहेगा बेटा तो ध्यान देना, आप क्या बताएंगे? छोटी आंत। छोटी आंत होता है बेटा। और छोटी आंत में कितना हो जाता है? ये संपूर्ण भोजन का 75% पाचन बेटा ध्यान देना कहाँ होता है? तो छोटी आंत में हो जाता है। अगर ध्यान देना बेटा छोटी आंत में होता है तो ध्यान देना। तो इसके अलावा बेटा अगर आपसे क्वेश्चन और बन जाए तो ध्यान देना पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से बेटा ध्यान देना, इसी पेनक्रियाज से 2 हार्मोन्स निकलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हार्मोन्स कौन कौन से बेटा? एक तो हमारे पास क्या है? इंसुलिन है। और ये ध्यान देना है, एक हमारे पास क्या है? ग्लूकेगॉन है। तो ध्यान देना है यहाँ से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगॉन निकलता है। ध्यान देना है बीटा सेल और अल्फा सेल। तो इंसुलिन क्या करता है बेटा? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ध्यान देना बेटा ये शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर ग्लूकेगॉन की बात करेंगे बेटा तो ये ध्यान देना है समस्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में स्टोर करता है। या तो बेटा बोल सकते हैं शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ाता है बेटा। अब इन्हीं के कम बेसी होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। बड़ी आंत में ध्यान देना बेटा, सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे जल और विटामिन का अवशोषण पूछे कहाँ होता है? तो यहाँ होता है। बाकी बेटा आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया,
इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। इन सभी का पाचन कहाँ हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा, यही पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ट्रिप्सिन। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम बेटा आपका ध्यान देना है किसका पाचन कर लेता है, तो ध्यान देना प्रोटीन का पाचन करता है। वसा के पाचन के लिए बेटा क्या पाया जाएगा, यहाँ पे लाइपेज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या पाया जाएगा, ई माइलेज, ई माइलेज एंजाइम, ई माइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो ध्यान देना है क्या करता है बेटा, आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जबकि वसा अमाशय में बेटा ध्यान देना है, अमाशय में सबसे बड़ी बात बेटा कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को गलाता है, जो भोजन को बेटा गलाता है। ध्यान देना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यही पाया जाता है बेटा रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, यह दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन करता है, दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। तो दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन कौन करता है बेटा, तो ध्यान देना रेनिन करता है। यह समानता बच्चों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चा, ध्यान देना बच्चों में पाया जाता है। इसके अलावा बेटा यहीं पाया जाता है क्या, यहीं पे और पाया जाता है पेप्सिन। तो पेप्सिन बेटा यही पाया जाता है, यह प्रोटीन को दो भागों में तोड़ देगा, यह प्रोटीन को दो भागों में, तो ये प्रोटीन को क्या करेगा बच्चे, दो भागों में तोड़ देता है। ये सारे पॉइंट बेटा आपसे इससे बन सकते हैं। अब इससे ज़्यादा आप देखेंगे, अब पाचन आमाशय से अगर क्वेश्चन बनना होगा तो बेटा यहाँ सारे क्वेश्चन आपके टकरा जाएंगे। बस आप विधिवत इस क्लास को लेते रहिएगा, मेरे साथ आप 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके जीएस के क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके देखेंगे, जहाँ अगर 15-16 हो रहे होंगे वहाँ आप 20-22 पे पहुँच जाएंगे। बस करंट अफेयर को भी आपके साथ मैं जल्दी साझा करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग स्टैटिक पार्ट को लेकर और प्लस कंसेप्चुअल तरीके से समझते हुए चलेंगे। अभी आपको जितना मैं समझा रहा हूँ फैक्ट के साथ साथ कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ कि कैसे क्या बातें हो रही हैं, है कि नहीं बच्चे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बेटा, कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद चाय चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कह रहा भैया क्या चाय और चीन को छोड़कर बाकी जितने भी ईस्ट इंडिया का व्यापार करती थी सभी छोड़कर क्या किया बेटा, समाप्त कर दिया गया। तो आपके सामने है 1813 चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853 का, 1873 का। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, 1813 का चार्टर अधिनियम। इससे बेटा अगर आपको क्वेश्चन याद करना है, इससे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। कैसे बेटा, ट्रिक के माध्यम से। इसका आंसर तो बेटा क्या होगा, ए नंबर होगा, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आप कैसे याद कर सकते हैं, चाची को मिस करता हूँ एक बार शिक्षा के लिए। किसके लिए बेटा जी, शिक्षा के लिए, कुछ और नहीं समझना है, शिक्षा के लिए चाची को मिस कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ तो देखो चा से क्या हो गया बेटा, चाय हो गया, चाय से क्या हो गया, चाय हो गया, और ची से क्या हो गया बेटा, चीन। तो चाय और चीन के साथ अभी भी व्यापार कौन करेगा, चाय और चीन के साथ व्यापार कौन करेगा, तो चाय और चीन के साथ व्यापार कौन करेगा, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी सभी व्यापार हर कोई कर सकता है। इसके साथ बेटा मिशनरियों को कहाँ भेजा गया, इससे मिशनरी मतलब भारत आए। ईसाई धर्म का इसी तरह क्या किया गया बेटा, ईसाई धर्म का प्रचार। क्या किया गया बेटा, ईसाई धर्म का प्रचार। और उसका शिक्षा से याद कर लेंगे बेटा, 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा भारतीयों को शिक्षा के लिए। किसके लिए बेटा, शिक्षा के लिए। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा भारत में शिक्षा के लिए। ये सारे पॉइंट वहां से रख सकते हैं बेटा। इसके 1833 में ध्यान देना है, पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान देना बेटा, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या हो गया, एका समाप्त कर दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1813 का अधिनियम हो जाएगा, है कि नहीं। आइए
अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा बेटा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कह रहा है बेटा नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो ध्यान देना इसका कहाँ से हो जाए बेटा, ये ध्यान पिटिशन इंडिया एक्ट से हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ हुआ था, देखो कहाँ नियामक। अच्छा करते समय इसको तुरंत मिला करिए बेटा, तो देखिए बी का कौन सा होगा, 1 होगा, तो बी का 1 देखिए बेटा इसमें दिया और कहीं भी नहीं मिल रहा है, मात्र यही दिया है, तो मतलब आपका आंसर बेटा लॉक हो चुका है। अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। तो ए का ध्यान देना कौन सा होगा बेटा, 2, तो ए का नंबर आपका ए का नंबर ध्यान देना बेटा कौन सा 2 हो गया, बी का कौन सा होगा 1 होगा, और 3 का क्या बेटा 3 ही होगा, और 4 का बेटा क्या होगा 4। तो गवर्नर जनरल की परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में भेजा गया बेटा, अभी आपको बता 1813 चार्टर एक्ट के भेजा, इसी जस्ट पहले वाला बता दिया हूँ। अब पिट्स इंडिया एक्ट का बेटा ध्यान देना कब हुआ है, नियंत्रण परिषद की संख्या और सर्वोच्च न्यायालय, ये बेटा यहाँ से। अब ध्यान देना बेटा यहाँ से आप याद कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चनों को। आइएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेटा, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कर रहा है बेटा कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आप ध्यान देना नागरिकता बेटा किस भाग में है, भाग 2 में है। नागरिकता किस भाग में है बेटा, 2 में है। और आर्टिकल ध्यान देना कहाँ से कहाँ तक है बेटा, तो ध्यान देना है इसका आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान देना है आर्टिकल 5 से कितना है बेटा 11 है, कितना है 5 से 11 है। अगर मौलिक अधिकार पूछता है बेटा तो मौलिक अधिकार आप बता सकते हैं कहाँ है, संविधान के भाग किसमें 3 में, बहुत सही है बेटा। 12 से कहाँ है, 12 से ध्यान देना है कहाँ है 35 है, कितना बेटा 12 से 35 है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछता है बेटा संविधान के भाग 6 का करना है बेटा, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपका आंसर ही यही हो गया, आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ये ध्यान देना है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे बेटा यहाँ से मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे बेटा तो ध्यान देना है, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ध्यान देना पहली बात तो ये मौलिक कर्तव्य जो टॉपिक था ये ध्यान देना बेटा मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, ध्यान देना मूल संविधान में नहीं था बेटा। इसे ध्यान देना है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। क्या किया गया था बेटा 1900, इसको कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बेटा क्या किया गया, जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना था बेटा, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था 10 था। वर्तमान में कितना है बेटा, तो वर्तमान में ध्यान देना कितना है 11 है। 11वां कब जोड़ा गया बेटा, तो 86वां संविधान संशोधन 2000, आप बोल सकते हैं बेटा ध्यान देना 2 और 3 दोनों आएगा, आप 3 लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन 2003 मान के चलिएगा, इसको जो वर्तमान जोड़ा गया कितना हो गया बेटा 11, जिसमें क्या जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। क्या जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। अब इस आर्टिकल के तहत बेटा 3 जगह जोड़ा गया था, कहाँ जोड़ा गया था, आर्टिकल 45 का ए बनाया गया था बेटा, इसी तहत आर्टिकल 21 का ये बनाया गया था, और इसी तहत आर्टिकल 51 का ये बनाया गया था। समझ रहे हैं, तो इसमें ध्यान देना बेटा इस समय में क्या हो गया, शिक्षा की ही बात की गई 3 के तीनों में, ये ध्यान देना इसके तहत किया गया था। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना था बेटा, तो मूल संविधान बेटा 1 भी नहीं था, जोड़ा गया कितना 10, वर्तमान कितना है 11। मौलिक कर्तव्य का स्रोत कहाँ से बेटा, कहाँ से लिया गया है, अगर पूछा जाए ये बता सकते हैं बेटा कहाँ से लिया गया है, रूस। और राज्य क्या है, संविधान का भाग 6 है बेटा, तो बिल्कुल बात सही है, मात्र इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, यही हो जाएगा, राइट। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या बेटा, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कोड के सही उत्तर को चुनिए। आइए, कह रहा है बेटा आर्टिकल अनुच्छेद बेटा अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 में क्या बेटा, तो 324 में क्या है बेटा, हमारा निर्वाचन है, क्या है बेटा, निर्वाचन है। अनुच्छेद 315 में क्या है बेटा, अगर देखो 315 में क्या है, तो हमारा क्या है, लोक सेवा आयोग है।
इसके बाद ध्यान देना बेटा, अगर 280 में देखेंगे तो क्या है, वित्त आयोग है, और 380 में देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो आप मिला लीजिएगा बेटा, 324 है तो 324 का क्या बनना है बेटा, डी। तो देखा ए का आपसे पूछा है चौथा, तो ए का चौथा बेटा ध्यान देना इसमें है, इसमें बाकी कुछ में है ही नहीं बेटा, आपका सटीक आंसर हो गया। देखो बड़े क्वेश्चन आपको देखने को लगेगा, बड़े क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में लगेंगे, पर ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, एक दो बस आपको आता रहेगा तो बाकी आप ऑप्शन मिलाएंगे तुरंत आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, 324 में क्या है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, और 315 में बेटा हमारा क्या है, यूपीएससी है, क्या है, यूपीएससी है, और 280 हमारा वित्त आयोग है, और अनुच्छेद 338 में क्या है बेटा, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, एससी आयोग। तो एससी आयोग बेटा यहाँ पर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। बात क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान देना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। आइए भी सूची से आ गया बेटा। अब ध्यान देना है, यहाँ से अगर देखा जाए तो 61 आर्टिकल 61 में क्या है बेटा, तो आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर क्या है बेटा, महाभियोग लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। अब महाभियोग कब लगाया जाए बेटा, तो ध्यान देना महाभियोग तभी लगाया जाएगा संविधान के उल्लंघन पर। तो बेटा जब भी लगाया जाएगा, जब भी संविधान को उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करता है तभी महाभियोग लगाया जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, महाभियोग शब्द का अगर आपसे पूछा जाए कि आपके संविधान में इसकी चर्चा है महाभियोग शब्द, तो ध्यान देना महाभियोग शब्द का चर्चा इसका बिल्कुल भी नहीं है। अगर राष्ट्रपति कभी भी ध्यान देना है अगर संविधान को उल्लंघन करता है तभी उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग लगाने के लिए बेटा क्या ध्यान देना है, किस प्रयोग करते हैं, आर्टिकल 61 का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति पूछा जाए तो ध्यान देना है, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है, अगर पूछा जाए। और उसके बाद ध्यान देना इसका जानकारी कहाँ पर है, तो आर्टिकल 52 में क्या ध्यान देना बेटा, क्या है, आर्टिकल में 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। अगर पूछा जाए आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। अगर पूछा जाए आर्टिकल 72 में क्या बेटा, आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान है, क्या है, क्षमादान शक्ति है, क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है बेटा। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 111 में क्या है, तो आर्टिकल 111 में वीटो पावर, क्या है बेटा, वीटो पावर। तो अगर पूछा जाए वीटो पावर किस आर्टिकल में है, तो ध्यान देना आर्टिकल 111 में है। और ध्यान देना 352 में क्या है, राज्य आपातकाल, क्या है, राज्य आपातकाल है, राज्य आपातकाल है। अगर 356 में पूछा जाए बेटा क्या है, तो यहाँ बता सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल है। इसके बाद अगर पूछा जाए अगर 360 में क्या है बेटा, तो 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल 360 में, 356 में राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में क्या है बेटा, राज्य आपातकाल। अगर ध्यान देना बेटा, अगर इसकी बात करेंगे तो आर्टिकल 53 में क्या होगा, तो ध्यान देना है आर्टिकल 53 में अगर पूछा जाए तो ध्यान देना है औपचारिक शक्ति। तो बेटा औपचारिक शक्ति किस में है, आर्टिकल 53 में है। तो देखिए बेटा अनुच्छेद 61 के क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना है इसके अलावा बेटा आपसे अगर क्वेश्चन अगला बना दिया है, तो अनुच्छेद 67 के ख में क्या बेटा, तो ध्यान देना है इसमें क्या बेटा, उपराष्ट्रपति को हटाना। किसको बेटा, उपराष्ट्रपति को हटाना है। अगर 54 में पूछेंगे बेटा तो क्या है, तो 54 में किसको हटाना है, स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 90 में क्या है, तो ध्यान देना राज्यसभा के सभापति को हटाना है। आइए मिला लेते हैं। तो 61 का क्या बेटा होगा, क्या होगा, 2 होगा। पहले ए का क्या होगा, 2। तो देखो बेटा इसमें मैच कर रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। अगला करो, ये क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, 3। तो ध्यान देना बी का 3। तो बी का 3 देखो किसमें मिल रहा है बेटा, बी का 3 सिर्फ इसमें मिल रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चे, ये होगा। बाकी आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप तुरंत मैच कर ले जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो ध्यान देना है यहाँ सिर्फ हटाने वाले आर्टिकल सभी है बच्चे। तो अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है, 54 में ध्यान देना स्पीकर को हटाया जाता है, 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब 61 में किसको हटाया जाता है बेटा, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। बात क्लियर है। चलो आइए थोड़ी बात किसके हो गए बेटा, राष्ट्रपति के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में से किस के अंतर्गत आता है बेटा। तो ध्यान देना है आर्टिकल 13 भी बेटा ध्यान देना है। इसमें आर्टिकल 13 ध्यान देना बिल्कुल नहीं बेटा। अनुच्छेद 15 में भी आता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 14
समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 ध्यान देना है विशेष वर्गों के लिए है। तो यह बेटा 2 3 तीनों के तीनों बेटा आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 2 3 और 4, 2 3 4, 2 3 4 आंसर कौन है? यही है। ध्यान देना, अगर समानता का अधिकार पूछता है, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार बेटा ध्यान देना है ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब ये ध्यान देना है आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक आता है? 18 तक। कहाँ तक आता है? 14 18 से लेकर। तो ध्यान देना आर्टिकल 14 में क्या है बेटा? विधि के समक्ष समानता। तो विधि की समक्ष समानता किस आर्टिकल में है? तो ध्यान देना 14 में है। आर्टिकल 15 में क्या है बेटा? धर्म लिंग मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कोई, अगर कोई करता है बेटा। आर्टिकल 16 क्या है बेटा? आर्टिकल 16 में क्या है? तो ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये क्या है बेटा? शिक्षा से। तो ध्यान देना है सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब कोई भी आ रहा है तो हम सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 में क्या है बेटा? तो ध्यान देना आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत उल्लंघन। अब आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में बेटा ध्यान देना क्या है? उपाधियाँ। क्या है? उपाधियाँ मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई अगर उपाधि मिला हुआ है तो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। जैसे अगर आपको कोई मान लीजिएगा कोई उपाधि मिल गया है, तब आप ये नहीं कि जैसे कि अब हर जगह आप नाम अपने नाम के आगे जब भी मेंशन कराएंगे तो आप लिखवाएंगे ना। जैसे आपको कोई कह दिया जाएगा कि आपको कोई भी एक उपाधि दे दिया जाए कि आप महाराजा धीराज हैं। अब महाराजा धीराज है तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप बताएंगे मैं महाराजा धीराज फला फला ढिनका बोल रहा हूँ। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने नाम के आगे किसी भी उपाधि को नहीं लगा सकते हैं, सिवाय बेटा डिग्री के। सिवाय डिग्री के अगर आप कोई डिग्री ले लेते हैं, जैसे इंजीनियर बन जाते हैं तो देखोगे ना सब लोग लिख देंगे ER, तो इंजीनियर ले गए। अगर डॉक्टर बन गए, डॉक्टर, जो एजुकेशन से आपको अगर डिग्री मिलेगी तो आप अपने नाम के आगे मेंशन कर सकते हैं। पर अगर कोई उपाधि मिली हुई है तो उस उपाधि को नहीं मिलेगा। जैसे आपको भारत रत्न मिल गया तो आप जाएंगे जहाँ भारत रत्न सम्मानित मैं फला फला ढिनका बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो बात समझ आएगा बच्चे। तो ध्यान देना है ये समानता का अधिकार है। अब ये ध्यान देना बेटा किसके अंदर आता है समानता अधिकार? ध्यान देना है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे बेटा तो ध्यान देना है यह आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक आता है? 35 तक आता है। इसका स्रोत क्या है बेटा? ये कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। करण निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है बेटा? उल्लेखित नहीं है। सामाजिक न्याय बेटा है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। ध्यान देना बेटा यहाँ पर अगर मैं ऐसे कहूँ राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय और सामाजिक, तो ध्यान देना धार्मिक न्याय बेटा यहाँ पे हमारा अगर आप ध्यान समझेंगे तो हमारा देश आर्टिकल 25 आप 25 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? ध्यान देना यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब कोई धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश कैसा है बेटा? ध्यान देना सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं की। हमारा देश में कोई भी धर्म नहीं है, चाहे कोई किस भी धर्म का हो उसे अपना सकता है, लागू कर सकता है, बस हाँ जबरन वो ना हो। जैसे कोई भी ईसाई धर्म अगर अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, पर जबरन नहीं। कोई हिंदू धर्म अपनाना चाहता है अपना सकता है, पर जबरन नहीं। अगर जबरन करते तो ध्यान देना है वहाँ पे संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो ध्यान देना आर्टिकल 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। और हमारे देश में, हमारे प्रस्तावना में ध्यान देना है धार्मिक न्याय की बात बेटा नहीं की गई है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना को बेटा आमुख भी के नाम से जानते हैं, 2 कूट के नाम से भी जानते हैं, प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन है बेटा महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ठीक है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ गोपाल मंडी का, नहीं बेटा। श्री नारायण सभा का, नहीं। इनका सही आंसर क्या होगा बेटा? सत्यशोधक समाज।
तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने कहा था? तो ध्यान देना किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। इसकी स्थापना किसने? ज्योतिबा फुले ने किया था। अगर पूछे जन्म कब हुआ था? जन्म 1827 में। और किसके घर में बेटा? एक माली के घर में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब ध्यान देना है, इनमें ध्यान देना सत्यशोधक समाज बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है बेटा? बुक पूछ लेगा तो बुक का नाम है गुलामगिरी। अगर पूछा बेटा गुलामगिरी बुक किसका है, तो गुलामगिरी किसका बुक है? ज्योतिबा फुले का। अब इनके इसी समाज में ध्यान देना है, अगर पूछा जाए पाखंडी एवं जाति प्रथा का विरोध, तो जाति प्रथा का विरोध किया था। तो ध्यान देना बेटा, अगर पूछा जाए जाति प्रथा का विरोध किया था किस अगर समाज के तहत, तो ध्यान देना है सत्यशोधक समाज के तहत किया गया था, क्योंकि इसमें पाखंडी जो भी अनेक प्रकार के नए कठिन जटिल नियम है और जातियों का जो भरपूर विरोध किया था, इसे में किया गया था ज्योतिबा फुले ने। इनकी बुक कौन सी बेटा? गुलामगिरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जाति प्रथा का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। कह रहा है 1, 2, 3, 4 अंकित पर्वत श्रेणी क्रम में है इनका, तो कह रहा है कौन से इनको क्रम में लगाना है बेटा? तो क्रम में लगाना है, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले बेटा लद्दाख जास्कर बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? काराकोरम। तो ये दो तो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले काराकोरम पीर पंजाल बेटा, ये तो सबसे नीचे आएगा, गलत हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल बेटा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे इसको अगर आप देखना चाहते देख सकते हैं यहाँ से ऐसे। बेटा अब इसको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो श्रेणी मिलेगी, यहाँ पे सबसे पहले बेटा जो श्रेणी मिलेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। तो सबसे ऊपर क्या बेटा रहेगा? काराकोरम। काराकोरम के बाद फिर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा लद्दाख। कौन सा आएगा? लद्दाख। लद्दाख के बाद फिर क्या आएगा बेटा आपका? जास्कर। कौन सा आएगा? ये जास्कर आ जाएगा। और जास्कर बाद सबसे नीचे आएगा तो इधर वाले एरिया में से मिलेगा आपको, यहाँ पे जो मिलेगा ये क्या है बेटा? कैलाश। क्या है? कैलाश। तो ध्यान देना, ये बेटा हमारे पास क्या कैलाश है, तो इसका क्रम का सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर क्या है? कैलाश। अब यहीं से ध्यान देना हमारा किसका चालू हो जाता है? यहीं से चालू हो जाएगा हमारा हिमालय। हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बेटा बैंड हुआ है। ये बेटा जो पर्वत है कौन सा हमारा है? हिमालय है। तो ध्यान देना है ये क्या है? हिमालय। तो अगर हिमालय के बारे में बेटा क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? तो ध्यान देना है इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितना है बेटा? तो ध्यान देना, आप लंबाई बता सकते हैं 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर। कितना है? 2400 से कितना है? 2500 है। अगर पूछे मोटाई कितनी है तो 400 से लेकर कितना है? 150 किलोमीटर है। अगर ऊंचाई पूछेगा, औसतन ऊंचाई बेटा पूछा जाएगा, तो 4500 से लेकर 5500 मीटर इसकी क्या है बेटा? ऊंचाई है। ये कहाँ से यहाँ क्या है बेटा? ध्यान देना जम्मू कश्मीर से लेकर ध्यान देना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ध्यान देना यहाँ बेटा एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। तो नामचा बरवा से लेकर बेटा यहाँ पे ध्यान देना जम्मू कश्मीर क्या है? नंगा पर्वत। तो नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी इसके जानते हैं कौन से बेटा? सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी आप बता सकते हैं कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पूछिए कहाँ पर है बेटा? तो ध्यान देना है ये कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं बेटा? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा बोलते हैं, इसे सागर माथा बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? ध्यान देना 4850 मीटर। 4800 नहीं बेटा 8848 मीटर आएगा, या फिर बेटा
50 मीटर आएगा, क्योंकि हर साल 5 सेंटीमीटर हिमालय की लंबाई क्या हो रही है बच्चे, बढ़ रही है। तो सबसे ऊपर बेटा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कर रहे हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा। तो अगर दक्षिण चोटी सबसे पूछेंगे बेटा कौन सी है, तो ध्यान देना है, इसका सबसे पहला ही आंसर हो जाएगा अन्नामुडी। कितना है बेटा, ध्यान देना है, अगर इसका पूछा जाए तो 2695 मीटर है। क्या बेटा, 2695 मीटर है। और उसके बाद सेकंड अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का सेकंड, तो दक्षिण भारत का सेकंड नंबर कौन होगा बेटा, दुद्धा बेटा। कितना है, 2665 है। गुरु शिखर ये कितना बच्चे, ध्यान देना, 1750, 1722 कितना है बेटा, 1722 मीटर है। अब ये ध्यान देना अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अगर अरावली बेटा देखा जाए, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग के साथ माध्यम से बता दूं बेटा, तो आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये अरावली है। अरावली जो है बेटा ध्यान देना है, ये कहाँ से फैला, ये स्थान जो है ये गुजरात, गुजरात से लेकर कहाँ तक बेटा, दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है बेटा। और इसके साथ ध्यान देना है, ये 800 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे, ध्यान देना है बेटा, सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन है। इसीलिए बेटा इसे ध्यान देना, वलित है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। पर इसे हम लोग अवशिष्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, ऊंची चोटी बेटा पूछा जाए तो कौन सा है, गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर है। कितना है, 1722 मीटर है इसका बेटा। और सबसे ध्यान देना, सबसे नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहीं पर बेटा अन्नामुडी है, जो कितना है बेटा, ये क्या अन्नामुडी है, जो 2600 कितना है, 2695 मीटर है बेटा, 2695। और सबसे दक्षिणी पर्वत पूछे बेटा, तो ध्यान देना है, दक्षिणी पर्वत अगर पूछे तो है कार्डेमम है बेटा, जो इलायची के लिए फेमस है। क्या है, इलायची के लिए फेमस है। अब ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत है बेटा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान देना अन्नामुडी इसकी क्या होगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। बेटा पश्चिमी घाट नहीं है बेटा, देखेंगे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। बेटा खैबर दर्रा नहीं बेटा, कौन सा है, खैबर। क्योंकि खैबर कहाँ पर है, तो ध्यान देना, ये खैबर जो है पाकिस्तान वर्सेस क्या है बेटा, अफगानिस्तान। तो ध्यान देना बेटा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के में है खैबर दर्रा, जबकि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। इसका बेटा क्रम ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले थाल घाट आएगा, फिर कौन सा आएगा, भोर घाट आएगा, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, पाल घाट आएगा, पाल घाट। तो ये ध्यान दें, दोनों महाराष्ट्र में है, क्या नीचे तमिलनाडु वाले एरिया पर है, तो ये याद कर सकते हैं। तो थाल घाट बाद फिर भोर घाट बाद फिर क्या आएगा बेटा, पाल घाट। अब ये खैबर दर्रा कहाँ पर है, ये खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यही बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है बेटा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या क्या दिया बेटा, चांगला दिया, चांगला जम्मू कश्मीर बेटा सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला बेटा उत्तराखंड। यही बेटा देखो गलत हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेला नहीं है। अब आइएगा इसके साथ साथ जो जहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं एक साथ रिवीजन कर लेते हैं फट से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइएगा देखिएगा, काम नहीं कर रहा है। देखिएगा, अगर यहाँ से हम लोग बात करें बेटा, तो ध्यान देना है खारदुल्ला। अगर आपसे मैं कहूँ तो यहाँ से
आप याद कर लीजिएगा। देखो खारदुला हो गया, काराकोरम, जोजिला, लाचांगला सब कहाँ पे बेटा है? लद्दाख में। पीर पंजाल बनिहाल अगर पूछा जाए कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर में है। शिव किला हो गया, रोहतांग हो गया, बड़ा लाचला हो गया, यांगजी हो गया, दीवान हो गया, बाबा हो गया, बारंगला हो गया, मणिरंग हो गया, सब के सब कहाँ बेटा? हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला हो गया, माना, नीति, लिपुलेख सबसे बेटा यही है, माना, नीति, लिपुलेख सब के सब कुंगुरी कहाँ पर है बेटा? उत्तराखंड में है। भिंगरी, नामा, सरला, रामधुरा, शिमला सब बेटा यहीं पर है। नाथुला और जलेपला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, नाथुला और जलेपला ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है बेटा? सिक्किम में है। सेला, सेला बेटा ध्यान देना, यही क्वेश्चन में दिया था। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, यांगपा और दीफू ये तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश फेमस है बेटा। बोमडिला, यांगपा, दीफू। मणिपुर में बेटा एक ठे है, त्यूजू है। थाल घाट, भोर घाट सब कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में है। और पाल घाट कहाँ है? केरल में बेटा, ये तो बता दिया है। तो पाल घाट दर्रा कहाँ है? केरल में है। थाल घाट, भोर घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तुजू कहाँ है? मणिपुर में है। बोमडिला, यांगपो, दीफू और सेला सब कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला, जेलेपला कहाँ बेटा? सिक्किम में है। और उसके बाद ध्यान देना यहाँ से माना, नीति, लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में है। इसमें बेटा आपको शिव किला याद करना है, रोहतांग याद करना है, बड़ा लाचला याद करना है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। खारदुला, काराकोरम, जोजिला और चांगला ये सब कहाँ बेटा? लद्दाख में है। ये सारे बेटा याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आज का बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके स्लाइड्स का। कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? अब बेटा ध्यान देना, गैसों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल बिल्कुल नहीं बेटा, जलकण बिल्कुल नहीं, क्या होगा बेटा? वायुमंडल। बहुत सरल क्वेश्चन था, तो ध्यान देना है। अगर वायुमंडल पूछे तो वायुमंडल क्या है बेटा? ये कह सकते हैं गैसों का क्या है? गैसों का समूह। गैस के साथ साथ बेटा क्या है? तो ध्यान देना है, ये क्या है? गैस प्लस धूलकण। धूलकण का क्या है? समूह है। तो गैस एवं धूलकण का क्या बेटा? समूह है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस कितनी पाई जाती है, तो 78.08% क्या पाया जाता है बेटा? नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर उसे पूछा जाए 20.96% क्या पाया जाएगा बेटा? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर कौन पाएगा? तो तीसरे नंबर ध्यान देना है 0.93% क्या पाया जाता है बेटा? आयरन पाया जाता है। और चौथे नंबर पे 0.3% क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ध्यान देना, ये कैसे बता सकते हैं बेटा? तो ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना, ये हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं और मानव इसी वायुमंडल के रेशियो में इन गैसों को लेता है। तो मानव उनको क्या करता है? मानव ग्रहण करता है, क्योंकि वायुमंडल में जिस रेशियो में बेटा गैस उपस्थित होंगे उसी रेशियो में क्या करेगा? ग्रहण करेगा। पर बेटा नाइट्रोजन मानव जितना लेता है उतना ही ध्यान देना है 78 नाइट्रोजन उतना ही छोड़ देता है। पर ऑक्सीजन लेता है बेटा 21%, पर छोड़ता मानव कितना है? मात्र 17%। तो ऑक्सीजन को रिलीज कितना करता है मानव? 17% करता है। आर्गन तो बेटा ध्यान देना उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बेटा 0.3% है, छोड़ता कितना है? तो छोड़ता बेटा 4% है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव ग्रहण करेगा 0.3% और छोड़ेगा कितना? 4%। और एक ऑक्सीजन कितना करेगा? 21% ग्रहण करेगा, लेगा कितना? 17% लेगा और 78% नाइट्रोजन लेता है, 28% नाइट्रोजन छोड़ देता है बेटा। नाइट्रोजन का बेटा हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, पर पादप में बहुत काम होता है इसका। पादप में, तो पादप में प्रोटीन इसी के माध्यम से बनता है। तो अगर प्रोटीन बनना है बेटा, तो प्रोटीन बनने के लिए ध्यान देना है प्लांट में नाइट्रोजन को होना अनिवार्य है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, नाइट्रेट एवं नाइट्रेला के रूप में हम लोग लेते हैं। ठीक है नहीं बच्चे? तो ध्यान देना, ये हमारे कुल 20 क्वेश्चन के बेटा स्लाइड्स थे। ये 20 क्वेश्चन थे। ये 20 क्वेश्चनों को मैंने आपके समझ लाया, प्रैक्टिस करवाया। आपने इस क्वेश्चन में अपने आप को भी चेक किया कि कहाँ तक मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है और कहाँ पर रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अगर बेटा ध्यान देना, इसमें मैं अपने आप को आपसे और इससे जो भी बनने वाले क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को भी क्या किया? आपके समग्र ला के उपस्थित किया। आपको ये क्लास कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा बच्चे तो इसे ज़रूर फीडबैक इसका दीजिएगा कि कैसा लगा, इसमें और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ आपके लिए, वो भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर वीडियो बेटा अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जो भी हो सकता है शेयर वेयर जहाँ भी लगता है बेटा करते रहिएगा। और क्योंकि मैं भी आपके ही परिवार का एक हिस्सा हूँ और आप भी
आप मेरे परिवार हैं, तो इनको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिएगा बेटा, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, द एंड करते हैं। अब फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस बैच के साथ, फिर अगले ऐसे मज़ेदार क्वेश्चनों के लिए के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और दीपावली की बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। अब भगवान करें कि जो यूपी का रिजल्ट आ रहा है उसमें सभी बच्चे जितने भी मेहनत किए हैं ईमानदारी से, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो। वो सभी बच्चे अपने माता पिता के नामों को क्या करें बेटा, रोशन करें। अपने गुरु के क्या करें, अपने गुरु के वर्चस्व को क्या करें, बढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।